हम उस पर्दे को गिराने की कोशिश करेंगे जिसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक भारत वो है जिसमें कांवड़ यात्रा के मार्ग में मस्जिदें नहीं आ सकती, और दूसरा भारत वो है जहां मुहर्रम के जुलूस में मंदिर नहीं आ सकते। और इन दोनों देशों के बीच, यानी इन दोनों ही भारत के बीच अब एक पर्दे की दीवार खड़ी हो गई है जिसने हमारे देश को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया है। और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार से आई हैं, जहां पुलिस ने एक मस्जिद और मजार के सामने इसलिए पर्दा लगवा दिया क्योंकि ये मस्जिद कांवड़ यात्रा के रास्ते में आती है। उत्तराखंड की सरकार का कहना है कि वो इस बात को लेकर आशंकित थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन मस्जिदों और मजारों को देखकर लोग उत्तेजित हो सकते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन मस्जिदों को पर्दे से ढकवा दिया गया ताकि किसी की नजर इन पर ना पड़े। लेकिन बाद में जब इस पर विवाद होना शुरू हुआ, लोगों ने आपत्ति जताई, तो सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया और अब इन पर्दों को मस्जिद से हटा दिया गया है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब हिंदुओं को खुश करने के लिए किसी सरकार ने मस्जिदों का ऐसा अपमान किया है और उन्हें पर्दों से ढकने की कोशिश की है। नेम प्लेट लगाने का मामला भी थमा भी नहीं था कि हरिद्वार प्रशासन फिर से चर्चा में आ गया है। हरिद्वार प्रशासन ने यहाँ पर कांवड़ मार्ग पे जो मस्जिद और मजार हैं उनके आगे पर्दे लगाकर उनको ढक दिया है। कहा जा रहा है कि ये कांवड़ की वजह से, क्योंकि यहाँ से कांवड़िये निकलते हैं, इस वजह से काम किया गया है। यहाँ जो मस्जिद है और जो मजार है उनके जो संचालक है उनसे जब इस बारे में बात की गई, उनका कहना है कि 40 साल में इससे पहले अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार है जब उनके आगे, मस्जिद के आगे या मजार के आगे पर्दे लगाए गए हैं। ये प्रशासन ने लगवाया जी। क्यों इसको तो हमें नहीं पता जी, ना हमें बताया। जब लगवाया तब भी बात नहीं करी ना क्यों लगवाया, क्यों वजह ना, ये ना कोई बताया हमें। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या ना, वजह हो सकती है इसके लिए? बस हमें तो ये समझ में आ रहा है, तो सरकार जाने जी, हमें तो पता नहीं। हम तो 40 साल में पहली बार देख रहे हैं जो लगा। ये मालूम नहीं जी क्यों लगाया। ये कह रहे लोग आगे के जी मस्जिद ढकने के लिए लगाया। ये मस्जिद खोला नहीं, आज तो पहले तो कभी पर्दा लगा नहीं है। इससे पहले कभी लगा है यहाँ पर इस तरह की पर्दा लगाने की बात हुई है? ना, ये कभी कोई बात नहीं है, कभी कोई पर्दा नहीं लगाया जी। ये प्रशासन ने लगवाया, कह रहे हैं यहाँ से शिक्षा की दृष्टि से लगा रहे हैं हम। वैसे पहले कभी नहीं लगा। मेरी 60 साल की उम्र है, यहीं रहता हूँ बचपन से ही, यहाँ कभी नहीं लगा। मैं दुकानदार भी हूँ यहाँ मस्जिद का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में इसी हफ्ते एक बड़ी घटना हुई जिसमें पाकिस्तान से आए एक परिवार का एक यात्री से झगड़ा हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। जब पुलिस ने इस परिवार के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो ऐसा आरोप है कि इन लोगों ने 3 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिनमें ये पुलिसकर्मी घायल भी हुए। और इसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने एक आरोपी मोहम्मद फहीर और मोहम्मद अमाद को घेर कर नीचे गिराया, और इस दौरान बहुत सख्ती से वो इन लोगों से निपटे। और एक पुलिसकर्मी इस आरोपी लड़के को बुरी तरह से मारते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि इसका एक वीडियो सामने आया। और बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद अब इस पुलिसकर्मी को जांच पूरी होने तक सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहां इस घटना को कानून व्यवस्था के हिसाब से संबंधित माना गया, और लोग ये बात कर रहे हैं कि इस पुलिसकर्मी ने इस यात्री के साथ बिल्कुल ठीक किया। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इस पुलिसकर्मी ने एक मुसलमान को उसके धर्म के कारण नीचे गिराकर इस तरह से मारा और इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया। और वहां इन पुलिसकर्मियों ने जब ये एक्शन लिया इन लोगों के खिलाफ, तो इनके दिमाग में ये नहीं था कि ये लोग किस धर्म को मानने वाले हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ये क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, या ये हिंदू हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा सलूक करेंगे, उसे गिरफ्तार करेंगे या उसके साथ मारपीट करेंगे, तो इससे बाकी के मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे।
बाकी के मुसलमान सरकार से नाराज हो जाएंगे और उसके बाद वो सरकार को वोट नहीं देंगे, किसी अमुक पार्टी को वोट नहीं देंगे। वहां ये जब इस तरह की बातें होती हैं, ये सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इस तरह की बातें भारत में होती हैं तो हम उसे एक धार्मिक एंगल दे देते हैं। कि उत्तराखंड के नैनीताल में, नैनीताल तो बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, आप भी बहुत बार गए होंगे। नैनीताल में 73 वर्ष के मोहम्मद आबिद हुसैन पिछले 35 वर्षों से एक ऐसा रेस्टोरेंट क्यों चला रहे हैं जिसका नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जो नैनीताल के मशहूर मॉल रोड पर बना हुआ है। यह वहां का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, वहां जाने वाले तमाम लोग इसके बारे में जानते हैं, वहां रहने वाले लोग भी इसके बारे में जानते हैं। अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। यह रेस्टोरेंट पिछले 35 वर्षों से इसी नाम से चल रहा है, लेकिन अब यह पता चला है कि इसके असली मालिक का नाम है मोहम्मद आबिद हुसैन। और मोहम्मद आबिद हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखकर कितने वर्षों तक लोगों को धोखे में रखा, उन्हें बेवकूफ बनाया और उनके साथ विश्वासघात किया। लेकिन मोहम्मद आबिद हुसैन का कहना है कि उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया और उनके रेस्टोरेंट पर पिछले 35 वर्षों से साफ साफ लिखा है, और जो लिखा है वही वो उन्होंने किया है। 35 साल से वो शुद्ध शाकाहारी खाना ही परोस रहे हैं इस रेस्टोरेंट में। और उनका यह भी दावा है कि आज से 35 वर्ष पहले नैनीताल के इसी मॉल रोड पर इसी नाम से एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो बाद में बंद हो गया। और इसके बाद मोहम्मद आबिद हुसैन ने अपने इस रेस्टोरेंट का नाम उस पुराने रेस्टोरेंट के नाम पर रख लिया, यानी अन्नपूर्णा रख लिया। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि मोहम्मद आबिद हुसैन को आखिर देवी अन्नपूर्णा के नाम से अपना रेस्टोरेंट चलाने की आवश्यकता क्या थी, और उन्होंने अपनी पहचान को लोगों से क्यों छिपाया। यह असल में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का मामला है। इस शहर में मुझे 70 साल हो गए रहते हुए, और 32-35 साल से मैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। इंडिया होटल के पास में पहले अन्नपूर्णा नाम का एक रेस्टोरेंट था, जिसके बंद होने की वजह से बाद फिर मैंने इसका नाम अन्नपूर्णा रखा, और आज तक मैं इसी प्योर वेज पर ही काम कर रहा हूँ। और फूड लाइसेंस हमारा मेरे नाम पर ही है, आबिद हुसैन अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। और मेरा वहाँ जो 15-16 आदमियों का स्टाफ है, सब शिव को मानने वाले हैं, सब हिंदू हैं। और 15-20 साल से मेरे वहाँ स्टाफ काम कर रहा है। मैं भी अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे को भी यहाँ 14-15 साल हो गए काम करते हुए। मैं अन्नपूर्णा में 2009 से लगा हूँ। जब 2024 आ गया तब से यहीं है। हमारे सामने तो शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है, ऐसी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। 15 साल यहाँ काम करते हुए हो गए, करते हुए थाना खरगोटे रहने वाला हूँ। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। लोकसभा चुनावों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक ही समय पर दिल्ली में मौजूद हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए तीनों नेता दिल्ली आए हैं। लेकिन अब जब ये तीनों नेता दिल्ली आ गए हैं तो अब खबरें ऐसी भी हैं कि बीजेपी में अंदर ही अंदर इन तीनों नेताओं से चर्चा को लेकर एक नीति बनाई जा रही है, और दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की भी मुलाकात हो सकती है, और इस बैठक में बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी बैठकें की, उनसे केशव प्रसाद मौर्य अनुपस्थित रहे। लेकिन अब नीति आयोग की बैठक के लिए ये सब दिल्ली आ गए हैं, और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि जो बैठक है ये प्रशासनिक मामलों को लेकर है, इसमें पार्टी के मामले डिस्कस नहीं होंगे। लेकिन इस बैठक के आगे और पीछे और दूसरी बैठकें हो सकती हैं, और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है या नहीं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष बीजेपी की इस अंदरूनी लड़ाई का पूरा फायदा उठा रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था
कि विपक्ष इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है और विपक्ष चुनाव से पहले से ही इस बात को लगातार कहता जा रहा था कि अगर बीजेपी जीती तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था जो विपक्ष खेल रहा था और वही खेल आज भी चल रहा है। आज ही अखिलेश यादव ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के वाईफाई पर काम कर रहे हैं और वो दिल्ली का एक मोहरा है, दिल्ली का पासवर्ड उन्हें पता है। जबकि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी तरफ से 100 लाओ सरकार बनाओ का मॉनसून ऑफर अब भी खुला हुआ है। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। लेकिन आज आपको यह भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन जब इस बार बहुत खराब रहा तो बीजेपी ने भी अपना बड़ा पोस्टमार्टम किया है, कार्यकर्ताओं से बात की है, नेताओं से बात की है, अंदरूनी बैठकें की हैं और उन सारी बैठकों में जो बात निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है, बीजेपी से गलती कहां हुई। इन लोगों का कहना है, योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक में यही कहा कि एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास हो गया था, यानी ओवर कॉन्फिडेंस था और बीजेपी इस बार जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में मारी गई। इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो मान के ही चल लिया कि हमारी तो 400 सीटें आ ही रही हैं। उन्होंने मान के ही चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी हमारी 70 सीटें आ जाएंगी, 70 नहीं आई तो कम से कम 65 तो आ ही जाएंगी। इस गलतफहमी में बीजेपी चुनाव में उतर गई। तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। दूसरा, जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी उत्तर प्रदेश में अनदेखी हो रही थी। प्रशासन उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा था। बड़े बड़े अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से उनकी बन नहीं रही थी। यानी जमीन पर काम करने वाला बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जुटा नहीं इस बार पूरी ताकत से, क्योंकि वो नाराज था, उसकी अनदेखी हो रही थी, उसका अपमान हो रहा था, उसकी चल नहीं रही थी ना पार्टी में ना सरकार में। और तीसरी बात, बाहरी नेता जो बीजेपी में आ गए उनकी वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ। उनकी वजह से बीजेपी का जो वोटर था वो भी कंफ्यूज हुआ, बीजेपी का कार्यकर्ता भी उतना ही कंफ्यूज हुआ। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने वर्षों तक जिस नेता के खिलाफ नारेबाजी की, जिस नेता के खिलाफ, विपक्ष के जिस नेता के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, विपक्ष के जिस नेता के खिलाफ पोस्टर लगाए, आज पार्टी हमें कह रही है कि उसी नेता के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाइए, अब उस नेता के पोस्टर लगाइए और अब आप उसी विपक्षी नेता के कार्यकर्ता बन जाइए और अब उसे चुनाव जिताइए। ये हमें मंजूर नहीं। तो ये बीजेपी की कुछ समस्याएं हैं जो कोई बड़ा नेता माने या ना माने, लेकिन बीजेपी अगर इन बातों को सुधार ले तब बीजेपी आगे वापस उतने ही जोर के साथ आ सकती है। वरना ये सारी समस्याएं बीजेपी को पहले तो मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि ये गलती उनसे हुई है और फिर वो इन गलतियों को ठीक करे। अब हम आपको हमारी उस मुहिम का दूसरा भाग दिखाना चाहते हैं जिसमें हम देश की सड़कों को टोल टैक्स से आजादी दिलाने की मांग कर रहे हैं। असल में हमारे देश में आपने देखा होगा, हमारे देश में प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइन हैं, सब चीजें आपके आसपास प्राइवेटाइज होती जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब धीरे धीरे आपकी सड़कें भी प्राइवेट हो गई हैं और अब आप बड़ी संख्या में प्राइवेट सड़कों पर चल रहे हैं। आप शायद सोचते हैं कि ये सड़कें सरकार की हैं, सरकार आपके को बनाकर दे रही है, लेकिन ये सड़कें प्राइवेट हैं और आप इन प्राइवेट सड़कों पर चलते चलते अब परेशान होने लगे हैं। मेरे हाथ में ये जो चिट्ठियां आप देख रहे हैं, ये पूरा चिट्ठियों का जो बंच आप देख रहे हैं, देखिए ये सारी चिट्ठियां असल में आपकी हैं, यानी कल का शो देखने के बाद हमारे दर्शकों की है। सोचिए आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं जो चिट्ठियां लिखते हैं, आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े ईमेल्स लिखते हैं जो मेरे हाथ में है। लोगों ने कितने दिल से, देखिए, लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, सुझाव दिए हैं, बताया है कि क्या करना चाहिए, जगहों के नाम लिखे हैं,
कि वो कैसे कैसे परेशान हो रहे हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं। हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, बहुत सारी चिट्ठियां आज हमारे पास आई हैं, जिस मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। के पास द्रास सेक्टर पहुंचे और उन्होंने शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन साथ ही आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ योजना पर उठ रहे सवालों का भी एक बहुत करारा जवाब दिया है और कहा है कि भारतीय सेना की औसत आयु ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। इस योजना का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। सेना में घोटाले करने वाले लोग स्वार्थ की राजनीति के लिए भारतीय सेना को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर पर इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने आज दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये दिया है और साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी एक बहुत बड़ा संदेश आज कारगिल से दिया है। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। मोदी जहां पर खड़े होकर आज ये साफ साफ बात कह रहे थे और पाकिस्तान को संदेश दे रहे थे, वो जगह पाकिस्तान की सीमा से और पाकिस्तान की सेना के पोस्ट से इतनी करीब है कि पाकिस्तान के पोस्ट पर जो उनके सैनिक बैठे होंगे वो वहां बैठकर प्रधानमंत्री मोदी की आवाज को साफ साफ सुन पा रहे होंगे। खेलों का वर्ल्ड वॉर आज से शुरू हो रहा है और इस बार भारत के 117 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और इस बार 145 करोड़ के हमारे देश को कम से कम 20 ओलंपिक मेडल्स जीतने की उम्मीद है। 20 मेडल्स का यह लक्ष्य आपको छोटा लगता है या बड़ा लगता है? आज हम इसका भी एक विश्लेषण करेंगे। इस बार के ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के 203 देशों और संगठनों के 10,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 145 करोड़ की आबादी वाले भारत ने 117 खिलाड़ियों को इस बार ओलंपिक खेलों में भेजा है। 142 करोड़ की आबादी वाले चीन ने 405 खिलाड़ियों को, 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका ने 592 खिलाड़ियों को, सबसे ज्यादा